जिसने एक्स्ट्रा लिया ऊपर, जो भी फ्रॉड स्कैम किए। दूसरा ये टीआरसी की रिजेक्शन, ये भी समझ से बाहर है कि क्या करें अब, हर जगह से बाउंड होके बैठा हुआ मैं। वो 5000 टर्किश लीरा है ना, तो इट इज नथिंग, इसमें तो कोई बिजनेस भी नहीं कर सकोगे आप। तो आपकी प्रोफाइल और आपकी इनकम वो मिसमैच हो गई है। आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लिखो ऐसे फॉर्म के अंदर और अपनी जेब में, और उस अमाउंट का प्रूफ रखो कि आपके पास इतना पैसा है। मतलब 30 दिन के अंदर आपका डिसीजन ये दे देते हैं अपील डिपार्टमेंट वाले। हाँ, 30 दिन के अंदर आपको अपील डिपार्टमेंट जो है वो डिसीजन दे देता है। माशाल्लाह से बड़ा नॉलेज है आपके पास, और बड़ा अच्छा लगा, इत्मीनान हुआ है कि किसी बंदे ने कम से कम सही गाइड किया यहाँ पे। जी, क्या हुआ आपके केस का? अच्छा, केस का ये हुआ कि मैंने जो है ना गोच अदारे के अंदर सब कुछ ओरिजिनल और प्रोवाइड किया। 8 मार्च को मैंने अपनी फाइल सबमिट करवाई है। हम 2 पर्सन थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो अच्छा। कल उन्होंने डिसीजन दे दिया साथ ही कि आपकी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। अच्छा, आप थे और आपकी सिस्टर थी? जी जी। अच्छा, दोनों का एक ही टेनेंसी एग्रीमेंट होगा? जी बिल्कुल, मगर नाम दोनों के मेंशन थे उसके ऊपर ना। अच्छा, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या थी आपकी? बिजनेस। अच्छा, तो अपने बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए आपने? उन्होंने मांगे नहीं थे, उन्होंने कहा था ऑप्शनल लिखा हुआ था उन्होंने। अच्छा, वो कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के डॉक्यूमेंट तो लगाए होंगे ना? नहीं, कुछ भी साथ नहीं लगाया था, बस जो उन्होंने लिखा हुआ था कि रेंटल एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर, इंश्योरेंस, पिक्चर्स, और एक और चीज थी, अब वो याद नहीं आ रहा है, और 5 चीजें थी टोटल। यार, आपने रेंटल एग्रीमेंट भी लगा दिया। आपकी जी। एज कितनी है? एज? हाँ, आपकी एज क्या है? मेरी एज 22 है, और आपकी सिस्टर की? उनकी 27। अच्छा, तो आप बिजनेस क्या, आपका बिजनेस क्या है? पाकिस्तान के अंदर हमारे घर हैं और रियल एस्टेट का काम है मेरा, उनकी बुटीक है। अच्छा, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ लगाई थी आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ? नहीं। अच्छा। यार, वैसे कॉमनली तो दे ही देते हैं ये। आपने, आपका बड़ा आज इत्तेफाक की बात है, अभी ये दूसरा या तीसरा केस मैं सुन रहा हूँ जो रिजेक्ट का मुझे स्टोरी सुनने को मिल रही है ना। जी और जी। इंस्टेंटली। मैं खुद बहुत शौक था कि मतलब लोगों को वो महीने महीने 2-2 महीने का टाइम दे देते हैं। मैं इधर रहता हूँ एशियन साइड पे ना, जी। इधर घर लिया। तो ये यहाँ पे सुल्तान बेली का मरकज है, इधर ही फाइल सबमिट करवाई थी हम दोनों ने परसों, अच्छा, और कल उन्होंने डिसीजन दे दिया साथ ही। बहुत स्पीड से डिसीजन दे दिया यार। तो समझ से बाहर है, तो मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। देखिए ना, इधर घर रेंट पे लिया, एडवांस कमीशन, तो इतने खर्चे हो गए, टैक्स वगैरह, इंश्योरेंस के पैसे। समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें आगे फर्दर, क्या स्टेप लें, छोड़ दें, क्योंकि अभी तुम्हारा वीजा वैलिड है। 30 डेज का वीजा था, अभी मेरा ख्याल है कोई 7 डेज पड़े हुए हैं उसमें। नहीं, कि इसमें आप आप एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो, इवन कि आप लेटर उनसे लेके वो आपको एग्जिट का लेटर भी देते हैं, फिर भी आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव द नॉलेज के क्यों रिफ्यूज हुआ। अब मैंने वो कॉल की थी, इनका जो नंबर है 157, तो उधर उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रीजन नहीं है, वो हम आपको बता नहीं सकते, उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, तो आप उधर उनके ऑफिस जाके मालूमात लें। जी, 157 पे आपको सिर्फ स्टेटस पता चलता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। लेकिन जी। 157 पे आपको ये मालूम नहीं चलता कि एक्चुअली रीजन क्या था। रीजन आपको उसी ऑफिस में पता चलेगा जिस ऑफिस में हम्म। आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। ठीक है। तो उस मुझे एक और ये बात बताएं कि जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं,
तो वो एक पेपर दे देते हैं आपको कि जिससे अगर आप मतलब आपका वीजे से आपके ज्यादा डेज ऊपर हो जाते हैं, अगर कोई पूछे, वो एक पेपर होता है तो आप वो दिखा दें तो कोई इश्यू नहीं होता। हमें तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड नहीं किए, कुछ भी नहीं दिया। स्टिकर लगा दिया होगा फाइल पे, आपकी हाँ जी, पासपोर्ट पे। पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दिया था। हाँ, तो वो सही है, कोई मसला नहीं है। पासपोर्ट पे स्टिकर ठीक है। लगा होता है तो भी मीन्स कि यू आर लीगल। वैसे अगर आप अपने टीआरसी फॉर्म का फर्स्ट पेज अगर जेब में रख के घूमेंगे, तो भी यू आर जी। लीगल ना। ओके। जी, राइट। 3 मंथ्स का प्रोसेस होता है, वो 3 मंथ्स के अंदर आपके पास टाइम होता है, 3 मंथ्स में आप जब चाहें एग्ज़िट कर सकते हैं। बट ये कि आप जाएँ इनके ऑफ़िस जाके आप मालूम करें कि आपकी टीआरसी क्यों रिजेक्ट हुई है। क्योंकि ठीक है। ये बिल्कुल विदिन अ डे डिसीज़न आ गया। बिल्कुल। हाँ, तो नॉट श्योर कि मेबी हो सकता है सिलसिला बैकएंड पे कुछ और इन्होंने चल रहा हो। वो आपको मालूमात तो होगी कि ये आजकल एक फॉर्म भी दे रहे हैं जो आपने वहाँ पे फिल करके देना होता है अपना पर्पस वगैरह और ये तो वो जिसके ऊपर डिटेल से लिखनी होती है। तो वो उन्होंने हमें एक ही फॉर्म प्रोवाइड किया था दोनों को ना। अच्छा, तो उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ था कि आपकी मंथली मतलब कितनी इनकम हो जाती है। तो हम दोनों ने एक ही फॉर्म फिल करके मतलब दोनों का नाम मेंशन करके ये तो वो लिख के ऊपर लिख दिया 5000 लीरा। मतलब हमने अपनी तरफ से यही लिखा कि मतलब 2 बंदों का है तो वो पर पर्सन 2 बंदों का ही समझेंगे, मतलब टोटल 10,000 लीरा। तो किधर इस बेस के ऊपर तो नहीं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि वो दोनों की ही इनकम समझ रहे हो टोटल के 5,000 है। यार अब ये जो आपने बात बताई है ना, ये है एक्चुअली प्रॉब्लम। ये जो हम्म। आपने फॉर्म फिल किया है ना, जी जी। इस फॉर्म के अंदर आपको अपने प्लान्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने होते हैं। पहले लाइक जैसे आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्टिक टीआरसी, तो टूरिस्टिक टीआरसी में आप ये लिखते हैं कि जी मेरी इनकम कितनी है, मैं ये सारे क्वेश्चन उस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। जी एक वो। जी, एक वो इट्स अ काइंड ऑफ अ इंटरव्यू फॉर्म ना, तो आपका इंटरव्यू है ये एक फॉर्म, के बजाय इसके कि वो हम्म। बैठ के आपसे सारी चीज़ें पूछें, आपको फॉर्म दे दिया कि जी फिल करके ये दे दें। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्म आपने 5000 टर्किश लीरा लिखा है ना, तो जी। 5000 टर्किश लीरा इज़ नथिंग अकॉर्डिंग टू द हम्म। करंट डेट। हम्म। ये आप रह ही नहीं सकते 5000 टर्किश लीरा के अंदर, टर्की के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते 2 बंदे, इसलिए आपका टीआरसी रिजेक्ट हो हम्म। गया। हाँ मतलब हमें वहाँ पे 5 की जगह पे 10 या 15 लिखना चाहिए था। जी, आपको कम से कम भी 10,000 टर्किश लीरा लिखना चाहिए था। आपने हाँ। 5,000 टर्किश लीरा लिखा है, 5,000 मेरा टर्किश लीरा मेरा के अंदर आपने घर का रेंट कितना लिखा है? घर का रेंट लिखा हुआ है 1850 लीरा, ए 1850 लीरा। 1850 लीरा घर का रेंट है, उसमें मेंटेनेंस चार्जेस भी होंगे। जी सब कुछ इंक्लूडेड है। 1850 में सारा मेंटेनेंस चार्जेस सब सब इंक्लूडेड है। आई थिंक सो। आई थिंक सो। यार आपने घर रेंट पे लिया, आपको मालूम तो होना चाहिए ना रेंट, आपका मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं, आपका घर का रेंट कितना है, यूटिलिटी बिल्स भी अलग रेंट से पे भी होंगे। हमारे साथ, मैं आपको बताता हूँ, यूटिलिटीज बिल तो अलग से ही है, इधर रेंट के ऊपर भी हमारे साथ एक स्कैम हो गया है। माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे ना, एहसास करने के बजाय कुत्तों की तरह काट रहे होते हैं। सॉरी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। नहीं तो यार, ये तो मैं उनको अपनी जरा हया नहीं आती। ये मैं अपनी तो वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि भाई होमवर्क करो। मैं तो वीडियो बना बना के चीख चीख के नहीं मैं थक नहीं, गया। मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं मेरे पास आपका चैनल पहुंचा है कल रात को। मैं इसी तरह रिजेक्शन के बाद ऐसी बात है, काफी ज्यादा मायूसी हुई तो मैं देख रहा था वेज। तो उसके अंदर आपकी वीडियो मुझे रिकमेंड हुई ना गूगल से। गूगल पे मैं सर्च कर रहा था तो वहां से रात को मैंने आपको अप्रोच किया। वो पहले होती तो शायद हो सकता है मैं बच चुका होता काफी ज्यादा ब्लेंडर से। तो अल्लाह बात अकबर। ये जो रेंट की बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ यहाँ पे नहीं भाई है, उसका नाम है। तो एक तो ये स्कैम हो गया। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अब इसका क्या लीगल वे है कि मतलब कि मैं उससे क्या करूँ कि अपने पैसे जो रेंट किए हैं वो भी वापस लूँ, जो उसने एक्स्ट्रा लिए हैं ऊपर जो भी फ्रॉड स्कैम किए। दूसरा ये टीआरसी की रिजेक्शन, ये भी समझ से बाहर है कि क्या करें अब। हर जगह से बाउंड होके बैठा हुआ मैं। आपका बेसिकली होमवर्क वीक था। आपको जो फॉर्म दिया गया ना, उस फॉर्म में आपने प्रॉपर्ली लिखा नहीं। अच्छा,
अगर 1800 आपका रेंट लिखा हुआ है, 1800 के अलावा आपके तकरीबन 500 आप उसमें वो ऐड कर लो यूटिलिटी बिल्स, पीछे आपके पास तकरीबन 2500 ही बचते हैं। 2500 में दो दो लोगों का ना ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, ये टीआरसी का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव और पर्पस होता है ना, वो ये कि आप घूमेंगे फिरेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, या अगर आप अपना बिजनेस का भी यहाँ प्लान लिख रहे हैं और आपकी इनकम जो है वो 5000 टर्किश लीरा है ना, तो इट इज नथिंग, इसमें तो कोई बिजनेस भी नहीं कर सकोगे आप। तो आपकी हम्म, प्रोफाइल और आपकी इनकम वो मिसमैच हो गई है। सही 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 सही। मतलब उन्होंने हम दो बंदों की 5000 टर्किश लीरा कंसीडर कर ली है। ये मिस्टेक हुई है, हमें वहां पे 15,000 लीरा मेंशन करनी चाहिए थी। आप आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिखो ऐसे फॉर्म के अंदर और अपनी जेब में, और उस अमाउंट का प्रूफ रखो कि आपके पास इतना पैसा है। वो तो हमें कोई इशू नहीं है, हमारे पास अगर बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है, उन्होंने तो हमसे कुछ ये भी नहीं कहा कि आप हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट दें या कुछ भी प्रोवाइड करें। बस वो गए हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, तो वहां पे उसने एक स्टैंप लगाई डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो मैंने बैठ के सर्च ट्रांसलेट किया, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था मिसिंग डॉक्यूमेंट्स ना। अब मैंने अपनी सिस्टर को पूछा, मैंने कहा यार डॉक्यूमेंट मिस होते हैं तो ये वापस भेज देते हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है जहाँ तक नॉलेज है, तो वो वापस भेज देते हैं कि डॉक्यूमेंट कोई मिस हो तो कहते हैं दोबारा इसको कंप्लीट करके लाओ फाइल को। सही। खैर उसने वो स्टैंप लगा के दे दी और फॉर्म दे दिया, फॉर्म फिल किया, फॉर्म के अंदर जो उन्होंने पर्पस पूछा था वो भी हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया सारा, कि यहाँ हम इस्तांबुल में आए हैं तो हमारे लिए ट्रैवल टाइम कम है, हमारा ज्यादा प्लान है घूमने का, पूरा तुर्की घूमने का, तो एक मंथ हमारे लिए शॉर्ट है, तो हमारा जो है सोर्स ऑफ इनकम जो बिजनेस शो करवाई थी सारा इस तरह। तो बस अब ये वो मेरा यही ख्याल है बेसिकली मिस्टेक। मिसमैच हो गया है, आप बिजनेस भी कह रहे हो हाँ और जी। इनकम सिर्फ 5000 टर्किश लीरा, तो इट इज नथिंग। तो मुझे ये बताएं कि आपके, मैं जो वीडियो देख रहा था कल, उसके अंदर आपने बोला था कि 3 तरीके होते हैं, एक पहले आप यहाँ पे इनके पास रिपील कर सकते हैं, इसके बाद एक ई इंसानियत के ऊपर अपील कर सकते हैं, वहां से भी रिजेक्ट हो जाए तो कोर्ट। जी। तो मुझे ये बताएं, इसमें मैं तो सुनने में आ रहा था कि इसके ऊपर वो कंट्री बैन भी दे देते हैं अगर आप इस तरह अपील करें तो। नहीं, वो इतने आराम से नहीं देते। वो आपका केस अगर आप वकील करके अगर केस फाइल करते हैं, तो वो आजकल तो 1.5 साल, पौने 2 साल खींच रहा है, उसमें इससे कम टाइम नहीं लग रहा आजकल। हम्म। और ये जब से इन्होंने थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस की हैं, तो इसके बाद से लोगों के रिजेक्शंस भी बहुत आ रहे हैं। जी। तो अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो वापस चले गए, या कुछ यहाँ पे बैठ के केस फाइल्स कर रहे हैं। लेकिन केस फाइल करने से ज़्यादा बेहतर है वापस जाना, क्योंकि आप केस फाइल करोगे 1.5 साल तक वो केस खिंचेगा, आप बैठे रहोगे यहाँ, ना आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट होगा, आप यहाँ किसी किस्म की कोई एक्टिविटी विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट करना वो बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। किसी अच्छे हम्म। बैंक में विदाउट किमलिक, विदाउट टीआरसी आपको सिर्फ 2 बैंक में अकाउंट खुल सकेगा आपका, ज़रात में और अल बरका में। और हम्म। ज़रात की जो है वो चलो बैंक अकाउंट आपने खुलवा लिया, बैंक अकाउंट खुलवा के आपकी प्रॉपर्ली कोई बिज़नेस करना है आपने या कुछ करना है, उसके लिए आपको टीआरसी चाहिए होगी, जगह-जगह आपको टीआरसी की ज़रूरत पड़ेगी। जी। तो केस फाइल करना वो बड़ा मसला हो जाता है। आप जाओ अपनी फाइल को लेके, अपने पासपोर्ट को लेके, आप और आपकी सिस्टर, आप उनसे जाके रीज़न माँगो कि व्हाई यू हैव रिजेक्टेड माय टीआरसी। वो हम्म। आपको बताएँगे कि जी आपकी सैलरी और आपका प्रोफ़ेशन आपस में मिसमैच हो रहा है। ठीक है। या इसके अलावा अगर वो आपको कोई भी रीज़न देते हैं, तो वो हम्म। रीज़न आप अच्छी तरह पहले समझ लें कि यार ये रीज़न क्या था और आपसे गलती कहाँ हुई है। अगर आपका ये रीज़न यही हो कि जी आपसे वो सैलरी में मिस्टेक हो गई है, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जाओ जो पाकिस्तान से आप लेके आए हो। ठीक है। मैं अभी बहुत सारे लोगों को ये बात बोलता हूँ, और कॉमनली अभी जो रीसेंट मेरी वीडियोज़ हैं, उनमें भी मैंने ये बात बोली है कि अगर आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हो, तो इस वक़्त जैसे रिक्वायरमेंट और सख्ती है, ये बेसिकली इस वक़्त सख्ती नहीं है, बेसिकली लॉ तो पुराने वो ओवरलुक हो रहे थे लॉ सारे। हम्म। और ये
पिछले जो ग्रे टाइम में ग्रे एरिया है ना कोरोना की वजह से, इसमें इन्होंने टीआरसी जी बहुत ज्यादा दिए हैं। तो अब बहुत ज्यादा टीआरसी देने की वजह से ना ये लोगों ने इसको कारोबार बना दिया। टीआरसी तो टर्की खुद दे रहा था, लोगों ने अपना कारोबार बना लिया कि जी लोगों से लाख लाख रुपया ले रहे हैं और वो हजार हजार डॉलर ले रहे हैं और लोगों को टीआरसी बना बना के दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी नजर आ रहा है ना यहाँ की यहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो अब बहरहाल, अब आपके जो केस है इसमें जो आपकी, मैं बहरहाल लोगों को यही कहता हूँ कि यार आप जो वीजा अप्लाई करते हुए अपनी बैंक स्टेटमेंट और जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं ना साथ में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप टीआरसी के साथ लगाएं आप। राइट। हाँ, तो उससे आपका केस स्ट्रांग होता है। जब आपको वीजा कोई कंट्री दे रहा है तो आपको टीआरसी भी दे देगा। बिल्कुल। टीआरसी लेने से ज्यादा मुश्किल काम है वीजा लेना। हम्म। तो जब वीजा मिल अच्छा जाता है तो टीआरसी का मसला नहीं है फिर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब मैं उनके पास कल जाके पूछता हूँ, मेरा तो ख्याल है ये अब 3 दिन वो स्नो स्टॉर्म की वजह से जो है बंद है ऑफिस। जी, आप मंडे तो को जाएंगे फिर। मंडे को जाऊंगा तो वहां पे जाके पहले तो मैं रीजन पूछूंगा, तो उसके बाद सेकंड मैंने क्या करना है, वहां से कोई फॉर्म मिलेगा मुझे? नहीं, वो अगर मैंने आप उनसे रीजन पूछेंगे, वहाँ बेसिकली आपको ले जाएंगे, आप बताना कि जी मैं इंग्लिश जानता हूँ या मैं उर्दू जानता हूँ। तो आपको ठीक है। अकॉर्डिंगली ऐसे ही बंदे के पास वो भेजेंगे कि जो आपसे इंग्लिश में या उर्दू में बात करे। आप उनको बताएं कि जी ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। आप उससे पूछें कि जी मेरा स्टेटस क्या है, मुझे नेगेटिव शो हो रहा है। तो वो आपको बताएगा कि जी हाँ आपका नेगेटिव हो गया है। फिर आप उससे पूछें कि मेरा रीज़न क्या है, वो आपको बोले कि जी आपकी सैलरी जो है ना वो मिसमैच हो रही है आपके प्लान से, कि जी आप 5,000 हम्म, टर्किश लीरा में तुर्की कैसे घूम सकते हो। ठीक है, या मतलब जो भी वो रीजन देते हैं वो हाँ, उस रीजन। अगर वो बेसिकली आपका सैलरी का मसला है ना कि आपने जो इनकम शो की है, अगर उसका मसला है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करो। अपने पास जो भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सारी वहाँ जाके शो करें आप, कि जी मेरे पास इतना पैसा है, ये मेरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये मेरी इनकम है और इतना इतना मेरा है। मुझसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इस बात को समझने में, क्योंकि आपने फॉर्म एक ही दिया था। मेरे पास अगर 2 फॉर्म होते तो मैं 2 फॉर्म फिल करता, एक मैं और एक मेरी सिस्टर। और अपने जो भी कारोबार और बिजनेस है आपका पाकिस्तान में, उसके भी आप कॉपीज लगा देना अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ठीक है। तो राइट। आपका इस तरह ना सोर्स ऑफ इनकम का मसला रिजॉल्व हो जाएगा। बेसिकली जो मेन इशू अभी हो रहा है ना, वो मेन इशू ये है कि ये अब ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसे इलीगल लोग यहाँ आए जो यहाँ आके 3,000 4,000 टर्किश लीरा की जॉब करें। राइट। तो इनको सिर्फ वो लोग चाहिए जिनके पास या तो स्किल्ड लोग हों, या प्रोफेशनल लोग हों, या एक्सपर्टीज हो उनकी किसी चीज में, किसी किस्म की वो वैल्यू ऐड करें, रादर देन इट्स के वो आके इकोनॉमी पे बोझ बन जाए। हम्म। तो आप अपनी सही सही। फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिखाओगे, होपफुली इंशाल्लाह आपका वो कंसीडर कर लेगा। क्योंकि आपका वीजा भी विजिट वीजा था ना आपका तो। जी बिल्कुल। हाँ, तो रेगुलर टीआरसी में भी कोई मसला नहीं होगा। आपने कैटेगरी भी टीआरसी में टूरिस्टिक टीआरसी सिलेक्ट की थी ना, जी बिल्कुल। फॉर्म खुद फिल किया था आपने। फॉर्म सब कुछ खुद फिल किया। अच्छा, तो विजिट वीजे पे रेगुलर टूरिस्टिक टीआरसी ही अप्लाई करते हैं, वो अप्रूव हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। आपने बस ये कल आप जाके मालूम करें। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मसला हो तो फाइनेंशियल के सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना, ताकि आप उनको जाके रिप्रेजेंट कर दो कि ये मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। इफ इन केस ठीक है। कि कोई और इशू हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा अपना होमवर्क करके ना सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। कि अगर ठीक है। आपको लगे कि यार फाइनेंशियल के अलावा कुछ और मसला था या कुछ और प्रॉब्लम, तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर उससे रेलिवेंट हो तो आप उनको शो कर दो, तो राइट। वो कंसीडर कर लेंगे। अदरवाइज अगर वो कंसीडर नहीं करते, आपको कहते हैं कि अपील लिखो, अपील करो, अपील करनी पड़ेगी आपको। तो आप वहीं पे एक प्लेन पेपर लेना, उसमें इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना, उस इंग्लिश की एप्लीकेशन को गूगल ट्रांसलेटर से टर्किश में ट्रांसलेट करना, और एक ठीक है। एप्लीकेशन अपनी, एक अपनी एप्लीकेशन अपनी सिस्टर की, दोनों अलग अलग एप्लीकेशन बनाना। और जैसी फाइल आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए सबमिट की थी, ऐसी ही फाइल दोबारा रीसबमिट करना अपील के डिपार्टमेंट में जहां अपील होती है। ठीक, मतलब हाँ, ये है उधर गोच इदारे के अंदर ही अपील का डिपार्टमेंट। हाँ, गोच इदारे के। आपने कौन सा पंडित बताया ना आपने?
सुल्तान बेली। अच्छा, सुल्तान बेली में भी हो सकता है, यहाँ पर वो पटिशन डिपार्टमेंट उनके पास ना हो, वो आपको पिंडिक भेज दें, तो वहाँ से पिंडिक करीब है, पिंडिक आप जा सकते हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे ये अपील का फॉर्म हमें प्लेन पेपर देंगे, उसको लिख के जो लिखना है उसको फिर तुर्किश में ट्रांसलेट करके लिख के नहीं, वहाँ अपील पे का फॉर्म फाइल। नहीं होता बेसिकली। अपील एक नॉर्मल प्लेन पेपर पे, A4 के जी नॉर्मल जी। प्लेन पेपर पे आपको खुद एक एप्लीकेशन लिख के उनको देनी होगी। पेन से लिख लो या तो कंप्यूटर से लिख लो या जैसे भी लिख लो, पेपर पे आप पेन से डायरेक्ट भी लिख सकते हो एप्लीकेशन। इंग्लिश में तो उसके एप्लीकेशन, लिए हमें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसके लिए हमें क्या दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं, दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होती, वहीं उनके अपील का डिपार्टमेंट होता है। अपील के डिपार्टमेंट में जाके आपको अपील करनी होगी, 30 डेज लगते हैं आपका रिजल्ट आने में अपील में। ठीक है। हाँ, अभी तो बेसिकली जब तक 90 डेज तक आप यहाँ हैं, जब तक आपका जो प्रोसेस चल रहा है, अनटिल अनलेस कि आपको रिटर्न में पेपर ना मिल जाए एग्जिट का, तब तक आप लीगली यहाँ जी। रह सकते हैं। लेकिन आप ठीक है। जितना ज़्यादा जल्दी इसको प्रोसेस करोगे ना, उतना आसान होगा आपके लिए। आप अपील करो, अगर अपील भी आपकी, वैसे तो आपके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगा दे तो आपकी अपील अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपके केस में कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग का है। जी, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, तो आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, इंशाल्लाह होपफुली हो जाएगा। बट ये कि अगर वो जी। रिजेक्ट होता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार आपको क्या डिसीजन लेना है, आपने एग्जिट करना है या आपने केस फाइल करने की तरफ जाना है। क्योंकि अगर आप केस फाइल करोगे वो 1.5 साल तक चलता रहेगा। मतलब 30 दिन के अंदर आपका डिसीजन ये दे देते हैं अपील डिपार्टमेंट वाले? हाँ, 30 दिन के अंदर आपको अपील नेगेटिव। डिपार्टमेंट जो है वो डिसीजन दे देता है। अपील की जो एप्लीकेशन लिखोगे उसमें नीचे अपना नाम लिखोगे, साथ में अपना टेलीफोन नंबर और अपना पासपोर्ट नंबर लिखना। अगर फर्ज करें अपील का भी हमारा नेगेटिव डिसीजन आ जाता, ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन बताई थी कि ई इंसानियत, तो यार ये वहां का क्या प्रोसेस? यार वहाँ का जो है ना, वो बेसिकली ये होता है कि अगर बंदे का कोई ऐसी टाइज है, बंदे का कोई ऐसा मसला है कि वो अपने कंट्री वापस नहीं जा सकता, कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो कंट्री इस वक्त ट्रैवल कर ही नहीं सकता, तो वो जी जी। इंसानी कमत वाले उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर वो जा सकता है तो फिर वहाँ पे भी रिजेक्शन हो जाती है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली आपके यहाँ कोई छोटे छोटे बच्चे तो हैं नहीं जी बिल्कुल। कि आप उनको छोड़ के जा नहीं सकते, नहीं अभी आपकी यहाँ कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हम्म। और ठीक है, मतलब ये। आपकी कोई अभी बिजनेस टाइज भी यहाँ बिल्ड नहीं हुई है कि जी वो कारोबार में इतनी इन्वेस्टमेंट लगा दी, वो इन्वेस्टमेंट छोड़ के कैसे जाऊँ। राइट। तो अभी और ना ही आपके मुल्क में कोई, खुदा ना खास्ता कोई जंग तो हो नहीं रही कि इस कंडीशन में आप वापस नहीं जा सकते। माशाल्लाह से बड़ा नॉलेज है आपके पास, और बड़ा अच्छा लगा, इत्मीनान हुआ है कि किसी बंदे ने कम से कम सही गाइड किया यहाँ पे। यार अल्लाह ताला आफियत फरमाए भाई सबको, सबके साथ, और सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी वीडियोस आप हाँ। देखें सारी, और हर एक को जो भी कोई प्लान कर रहा है ना कि यार मैं आना चाहता हूँ या मैं यहाँ, मेरी वीडियोस आप उन लोगों को रेफर करें कि यार ये देखो, समझो इनको। जी और बिल्कुल। अभी आजकल तो मेरे पास पहले तो मैं लोगों की वीडियो कॉल जो है ना, मतलब कॉल जो थी वो नहीं डालता था। अभी ये जो आपकी जो कॉल है ना, ये रिकॉर्ड हो रही है, जी जी। और मैं अब कॉल्स भी जो है ना वो नेट के ऊपर डाल देता हूँ। मैं बेसिकली आपको भी एंड में मैं ये बताता हूँ कि जी आपकी कॉल जो थी ना वो रिकॉर्ड हो रही है, और जी आपकी परमिशन से ये मैं कॉल को इंटरनेट पे डाल दूँ, जी। जी कोई तो मसला नहीं। आप आपकी भी कॉल को डाल दूँ ना नेट पे। हाँ जी हाँ जी, कोई मसला नहीं। सही। तो बेसिकली इसमें ये किसी होता की है, हाँ, इसमें लोगों को ना एक्सपीरियंस मिल जाता है कि यार लोगों के साथ मसले क्या बिल्कुल, हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हो मसला रही है। क्या हो रहा है, हाँ, वो और उनको लोगों कोई के ना हेल्प केस टू मिल केस जाती वेरी है। होते हैं। यहाँ बेसिक रूट नॉलेज जो है ना वो कोई नहीं देता। यहाँ एक एक कॉमन पैटर्न के ऊपर सारे जितने भी टीआरसी प्रोसेस करवाने वाले हैं वो भी एक कॉमन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और जो एजेंट्स बने हुए हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। नॉलेज, केस टू केस नॉलेज, किसी के पास यहाँ इतनी रूट नॉलेज नहीं होती कि वो दूसरों के साथ, और लोग नॉलेज शेयर भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो करनी चाहिए यार, लोग अपना पैसा लगा के आते हैं, लोग इतना यहाँ आके फिर परेशान होते हैं, रोते हैं। और मैंने बहरहाल बड़े लोगों को हेल्प आउट किया है, अल्लाह ताला मज़ीद इस्तकामत दे कि जी ये बेसिकली अल्लाह ही की मदद है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं भाई। तो बिल्कुल बिल्कुल। जो नॉलेज हमारे पास है
वो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि लोग अपना नुकसान कम करें और हमारी नॉलेज से फ़ायदा उठाएं। और हमारी अल्लाह अल्लाह ने ये नॉलेज दी है, अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं इस नॉलेज से। बिल्कुल। तो अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। फिर हाँ, आपका जो भी वहाँ स्टेटस आपको पता चले, आपको मालूम हो कि यार ये मसला था या ये इशू था, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि यार वो ये कह रहे हैं ना। जी, जी। जी, ज़रूर। तो बाकी अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाइएगा। चलो चलिए, अल्लाह आफ़ियत फरमाए। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। ओके भाई, यू आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।